बिल्कुल टू द पॉइंट एक बच्चा कैच किया है। वो उसका कैच करने के पीछे रीजन हो कि माहौल ही वही चल रहा है। अब बाकी लोगों को माहौल पता ही नहीं चल रहा कौन सा चल रहा है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। देखिए क्या है इसमें, जैसे क्वेश्चन क्या था कि दो ब्लॉक जो है स्प्रिंग से लगे हुए हैं और दोनों ब्लॉक को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच्ड हो जाए वो स्प्रिंग 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो इसको स्ट्रेच करके हम छोड़ देते हैं। अच्छा, एक है 2 kg, एक है 3 kg का। अब तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो क्वेश्चन ये पूछे हैं कि जब स्प्रिंग जो कि स्ट्रेच्ड है तो जब रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग इसको अपनी तरफ इधर खींचेगा और स्प्रिंग अपनी तरफ इसको ऐसे खींचेगा, तो दोनों ब्लॉक का मोशन एक दूसरे की तरफ होगा। तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा, ये जो कि शुरुआत में 6 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच था, तो 2 kg ब्लॉक कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ 3 kg ब्लॉक आगे बढ़ेगा। मान लेते हैं x1 x2 आगे बढ़ रहा है, तो अब ये जो है पोजीशन, ये उसका नेचुरल लेंथ आ गया, किसका? स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग हमें नेचुरल लेंथ आने से पहले दोनों ब्लॉक कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो वही पूछे थे दोनों ब्लॉक कितना कितना ट्रेवल करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि जो x1 और x2 का सम होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। अरे भाई, जो स्प्रिंग स्ट्रेच था, कितना स्ट्रेच था, कितना खिंचाव में था? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जब नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग आएगा तो कुछ ये ब्लॉक चला होगा, कुछ ये ब्लॉक चला होगा, इस तरीके से चले होंगे कि दोनों का मिलकर के 6 सेंटीमीटर चल दिए होंगे, तो स्प्रिंग हमें नेचुरल लेंथ पर आ गया होगा। तो यहां पर जो है मैकेनिज्म ये था। अब इसमें वैल्यू जो निकालना है तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, 2 kg ब्लॉक को और 3 kg ब्लॉक को एक सिस्टम में ले लेंगे, और यहां कुछ नहीं दिया है सरफेस पर तो स्मूथ ही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन होता तो हम देते, नहीं दिए तो मतलब स्मूथ है। तो इसका मतलब कि इधर फोर्स लगा स्प्रिंग के द्वारा, इधर फोर्स लगा स्प्रिंग के द्वारा, लेकिन ये तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया। या देखें तो नेट फोर्स 0 भी हो गया, और जब नेट फोर्स 0 होगा तो हम क्या बात बोलेंगे, नेट फोर्स 0 से सिस्टम का, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 0, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट में दो कैटेगरी है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पहले से चल रहा था तो चलता ही रहेगा उसी वेलोसिटी से, अगर रुका था तो रुका ही रहेगा। दो कैटेगरी उसमें बन जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो है ये रुका था, स्टार्टिंग में रिलीज किया गया तो रुका था, इसका मतलब तो सिस्टम भी रुका था तो बाद में भी रुका रहेगा। तो ये इस तरीके से दोनों चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। और इसमें कई सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, जैसे दो व्यक्ति थे, दोनों एक दूसरे को स्ट्रिंग के सहारे एक दूसरे को पुल कर रहे थे, तो नेट फोर्स 0 था, तो जितना इसका मास और जितना ये चला होगा, जो सोल्यूशन कराए थे, ये जितना चला होगा उसका मास, वो दोनों बराबर थे। तो जैसे ये क्वेश्चन वैसे ये क्वेश्चन, दोनों में क्या फर्क है? बस यहाँ पे इंसान था, यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, यहाँ पर स्प्रिंग था, वहां पर स्प्रिंग है, लेकिन नेट फोर्स यहाँ भी 0 था, वहां भी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्टेंस इसका मास इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस इसका मास। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू x1 ये बराबर होगा 3 इंटू x2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, इसलिए दोनों का मल्टीपल बराबर हो जाएगा। बस हो गया। अब यहां से रख दीजिए, यहां पर बताइए x1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 6 माइनस x2 इक्वल टू 3x2 हो गया। अब बताइए 12 आया, और ये 2 माइनस इधर जाएगा 5x2, यहां से x2 इक्वल टू हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। और जब एक आ गया तो इसमें रख देंगे दूसरा आ जाएगा। जल्दी से नोट में लिख आगे बढ़ते हैं।
ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले बार करवाए थे जो उसी से रिलेटेड है, पिछले लेक्चर में करवाए थे। जैसे दो मास हैं M1 और M2, दोनों जो है एक मास है तो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन से फोर्स से? हमें पता है Gm1 M2 बाई उनके बीच का डिस्टेंस r², ये फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के, बराबर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर Ff, तो इसका स्टार्टिंग का रिलीज था पोर्शन कंडीशन, इसका मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग 0 रहा होगा। तो चाहे ये इंडिविजुअल जो भी मोशन करें, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन 0 ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा। इंडिविजुअल चल सकते हैं, अलग अलग दोनों चल सकते हैं, लेकिन उसका कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी नहीं, पहला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। बता दीजिए एक एक करके। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? क्यों? मतलब जैसे जो काइनेटिक एनर्जी होगा तो सिस्टम का होता है, तो सिस्टम का कह सकते हैं, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये ऑलवेज होगा ना, हमेशा होगा ना, कि क्या बदल नहीं सकता है टाइम के साथ? सोचिए, बताइए। चलता है तो भी बदल सकता। जैसे दो कंडीशन क्या है, दोनों ब्लॉक को रिलीज किया गया, दोनों को छोड़ा तो दिया था, लेकिन दोनों Gm1 M2 बाई r² वाले फॉर्मूले से ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो दोनों अट्रैक्ट होने की वजह से दोनों चलना शुरू किए, लेकिन इस तरीके से चल रहे हैं कि कंडीशन ये लिखा हुआ है कि भले दोनों चलेंगे लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, इंडिविजुअल चलेंगे। और ये भी सही होगा कि अगर ये x1 चल रहा है, ये x2 चल रहा है, तो ये भी सही माना जाएगा कि m1 x1 ये वही होगा जो m2 x2 होगा, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर ना? लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, और सिस्टम का, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? 0 होगा। टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। भाई काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, यही ना होगा? तो इसको नोट कर लीजिए। अब पता नहीं ऑलवेज ही कैसे कर, नोट करिए, फिर देखा जाएगा ना, उसका बदल जाए कुछ कंडीशन। ऑलवेज सेम विथ टाइम। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कि सर आप जो ये बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, या यहाँ हमको नहीं समझ आ रहा है, यहाँ का दिक्कत समझ आ रहा है। अगर सेटिस्फाइड है तो आगे बढ़िए, नोट करिए अच्छे से। ये कंडीशन लिख दीजिए, रिलीज्ड। both masses are released. फास्ट नोट करिएगा।
गया नोट पर? अब इधर देखिए ध्यान से इधर, यहां पर आपको क्रॉस करना है। ये फॉर्मूला गलत है, मतलब ये जो है हाफ दोनों का मास m1 प्लस m2 इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बताते हैं रीजन। अच्छा, ये वैसा ही एप्लीकेबल नहीं है जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ एक एग्जांपल लिए थे कि कोई रॉड है, रॉड का सेंटर इस एक्सिस के बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, मास m है, लेंथ l है, तो बताइए इस रॉड का सेंटर ऑफ इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो कभी गलती से ये काम नहीं करना था कि ये बोल देते कि रॉड का टोटल मास उसके सेंटर ऑफ मास पर आ गया और यहाँ से l/2 डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से कर देंगे mr स्क्वायर फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो उस फार्मूले से I m l/2 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट गलत था, क्लियर ना? तो जैसे ये सेंटर ऑफ मास पढ़ ली, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि सब कुछ उसी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हैं ये हमें याद रखना होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज नहीं कर सकते कॉन्सेप्ट, वैसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी में भी हम ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेंगे। वहां पर इंडिविजुअल दोनों का काइनेटिक एनर्जी फार्मूला ये होगा हाफ m1, इसका जो इंडिविजुअल होगा v1 स्क्वायर प्लस हाफ इसका जो इंडिविजुअल होगा उसका स्क्वायर करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी होगा। गलती से हम ये नहीं करेंगे, क्लियर ना? अच्छा, इसका रीजन भी देख लीजिए। जैसे जब कोई बम ब्लास्ट करता है तो वो चुपचाप पहले स्टार्टिंग में आराम करता है बम, क्लियर? वो फिर अचानक ब्लास्ट करता है, तो जब अचानक ब्लास्ट करता है तो इसके अंदर का जो इंटरनल एनर्जी केमिकल के फॉर्म में रहता है, केमिकल रिएक्शन होता होगा इस बॉम्ब के अंदर, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से अचानक एक्सप्लोड करता है और ये कई टुकड़ों में टूटता है बॉम्ब। जो टुकड़े होते हैं वो, अच्छा, बॉम्ब का अस्तित्व जो है तब खत्म हो जाता जब वो ब्लास्ट के बाद आराम से अगल बगल बैठ जाते हैं। वो बॉम्ब ब्लास्ट ही क्या करे जो अगल बगल परेशान ना करे। अगर ये टूट जाए अगल बगल फिर बैठ जाए तो बम ही कहाँ रह जाएगा, किसी को परेशान नहीं किया। जब इसके टुकड़े सबको चोट पहुंचाए तभी तो बम से डर लगता है ना, तो कैसे वो टुकड़ा किसी और को चोट पहुंचाता है? यहाँ से अचानक ब्लास्ट करता है, उसका छोटा सा टुकड़ा जो है किसी एक से मुलाकात करता है, दूसरा टुकड़ा किसी और से मुलाकात करता है, जहाँ जहाँ जिससे से मुलाकात करता है वो फिर अस्पताल से मुलाकात करता है, यही होता है। तो कहने का मतलब कि कोई बम ब्लास्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर था वो एनर्जी अलग अलग टुकड़ों के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब इसके कई सारे छोटे टुकड़ों में के काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है तो वो उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे मूव करता है, वो जिससे स्ट्राइक करता है फिर अपना एनर्जी उसको देता है, क्लियर? तो इसका मतलब कि अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जो एनर्जी इसका केमिकल एनर्जी था जो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता तो इस फार्मूले से तो काइनेटिक एनर्जी वाला मिलेगा ही नहीं। इसके फार्मूले के बेस पर तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी तो मिला ही नहीं। तो मतलब बम ब्लास्ट तो कर गया, ब्लास्ट करने के बाद एनर्जी मिला ही नहीं, मतलब टुकड़े रुके होंगे। भाई एनर्जी कई टाइप का होता है जिसमें केमिकल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो हम लोग को जो हानि पहुंचाता है बम, वो अपने कौन से वाले एनर्जी के फॉर्म से हानि पहुंचाता है? काइनेटिक एनर्जी वाले से हमको वो हार्मफुल करता है, क्लियर ना? तो अगर ये कॉन्सेप्ट देखें तो बम ब्लास्ट किया इंटरनल फोर्स से ब्लास्ट किया, इसका मतलब कि F नेट 0, एक्सटर्नल F एक्सटर्नल फोर्स 0, तो ये पूरा फार्मूला वैलिड हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो गया, तो काइनेटिक आएगा नहीं। जबकि हम देखते हैं कि हमें वो चोट पहुंचाता है, इसका मतलब ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, ये फार्मूला होगा, ठीक है? तो ये कुछ वैसा ही है जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में था, तो इसको भूलना नहीं है, नोट कर लीजिए। यहाँ से एक बात और सीखते जाइएगा कि सेंटर ऑफ मास सीख लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि जहां मन किया वहां लगा दिया शॉर्टकट, नहीं, उसके कुछ कंडीशन है। और आपके टेस्ट में ये आया भी था, अगर ये लेक्चर एक दिन पहले हो गया होता तो क्वेश्चन वो बन जाता। कल वाले टेस्ट में आया था क्वेश्चन।
अच्छा इसको सॉल्व करें थोड़ा